Hello everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इस चैप्टर का थर्ड पार्ट मतलब लास्ट पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम, और इस लास्ट पार्ट में हम लोग आज डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। राइट, तो बच्चे ये वाला पार्ट एनसीईआरटी का है जो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा, इससे आगे जो हमने देखना है वो पार्ट जो खुद से एक्सप्लेन किया हुआ है वो पार्ट आपको बता रहा हूँ। ये है बच्चे एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम किसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं? फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, फ्रॉग की बॉडी का जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है जिसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं वो क्या होता है? यूरिया होता है। इसीलिए फ्रॉग को हम क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जिन भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी नाइट्रोजीनियस वेस्ट की फॉर्म में यूरिया एक्सक्रीट करती है तो उनकी बॉडी को, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी यूरिक एसिड एक्सक्रीट करती है तो उन ऑर्गेनिज्म को हम यूरिकोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी अमोनिया एक्सक्रीट करती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट तो उन ऑर्गेनिज्म को हम इम्यूनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो सिर्फ 3 ही टाइप का नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। ठीक है, तो हमारी बॉडी भी यूरिया ही एक्सक्रीट करती है, फ्रॉग की बॉडी भी यूरिया एक्सक्रीट करती है, ह्यूमन को भी और फ्रॉग को भी यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इसके पास क्या क्या मैकेनिज्म होता है? जैसे किडनी हो गया बच्चे, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लेडर हो गया और कोलेका हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये आर्गन इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। किडनी जो है वो यूरिन प्रोड्यूस करेगी, यूरेटर यूरिन को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लेडर, और यूरिनरी ब्लेडर जो है यूरिन को स्टोर करता है, और कोलेकल अपर्चर जो होता है वो यूरिन को वाइडेड आउट करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है फ्रॉग की किडनी का? दैट इज नेफ्रॉन। इसको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास किडनी है तो किडनी पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे जो एक्सक्रीशन करने में हेल्प करेंगे। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर था फ्रॉग का। अब हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चे एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल सिमिलर है फ्रॉग का, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है मेल का देखते हैं और फिर फीमेल का देखेंगे। फ्रॉग में जो मेल का एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, देखिए बच्चे, सबसे पहले आप लोग इसको देखोगे, ये क्या है बच्चे? किडनीज है। क्या है ये? किडनी है। तो पेयर ऑफ किडनी मिल जाएंगे आपको इसमें। फ्रॉग के मेल में पेयर ऑफ किडनीज दिखेंगी। किडनी के टॉप पे ह्यूमन के केस में एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, और इनके केस में एड्रीनल ग्लैंड किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए, इनको हम लोग एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ये जो है ये एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। और किडनी के टॉप पे इसके पास क्या प्रेजेंट है? फैट बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के टॉप पे क्या प्रेजेंट होगा? फैट बॉडी प्रेजेंट होती है जो फैट को स्टोर करती हैं। क्लियर है बच्चे? अब हमने देख लिया कि इसमें पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, और किडनी के सरफेस पे बच्चे आप देखेंगे ओवल शेप में टेस्टिस प्रेजेंट है, और वो टेस्टिस क्या करेंगे? स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, और वो स्पर्म किस में आ जाएगा? वासा फ्रेंशिया में। और वासा फ्रेंशिया किडनी के साथ जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ मोजेक्रम मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चे, और ये स्पर्म अब मोजेक्रम मेम्ब्रेन के वाया कहाँ चली जाएगी बच्चे? बिडर केनाल में चली जाएगी, और बिडर केनाल ओपन होगी यूरेटर में, और इस यूरेटर में ऐसे स्पर्म मूव करेगा कहाँ के लिए? आपके यूरिनरी ब्लेडर के लिए, और यूरिनरी ब्लेडर से कहाँ जाएगा? आपके कोलेका में आ जाएगा। समझ में आ गई बच्चे बात? तो पाथ जो स्पर्म का है तो आपने देखा है टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, फिर वो स्पर्म वासा एफ्रेंशिया में जाता है। वासा एफ्रेंशिया के आगे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको मेसोकैरम मेम्ब्रेन कहते हैं, वो कनेक्ट करती है किडनी को टेस्टिस के साथ। ठीक है, तो अब ये स्पर्म जो है किस में आ गया? बिडर केनाल में आ गया। मतलब सबसे पहले किस में? टेस्टिस से प्रोड्यूस हुआ स्पर्म किस में आया? वासा फ्रेंशिया में, फिर मेसोक्रम में, और फिर उसके बाद किस में आ गया बच्चे? आपकी बिडर केनाल में, और बिडर केनाल से कहाँ चले गया? यूरेटर में, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में, और यूरिनरी ब्लेडर से कोलेका में आ गया। ठीक है बच्चे, तो हम बोल सकते हैं कि जो यूरेटर है वो कैसा है? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, क्योंकि यूरिन भी होगा इसमें और स्पर्म भी होगा इसमें। ठीक है बच्चे, और बिडर केनाल आपको सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलेगी?
बिडर कैनाल आपको मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखने को मिलेगी। टेस्टिस भी पेयर में है और किडनी भी पेयर में है, ठीक है। यूरेटर भी पेयर में है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक आपका क्या है बच्चे, कोलेकल एपर्चर है। तो कोलेकल एपर्चर में यूरिन भी आ जाएगा, स्पर्म भी आ जाएगा। तो अब कोलेकल एपर्चर से क्या रिलीज होगा, स्पर्म, यूरिन और जितना भी इसका वेस्ट होगा, तो ठीक है। तो वासा एफरेंशिया कितने होते हैं बच्चे, वासा एफरेंशिया 10 to 12 होते हैं। फीमेल का भी बिल्कुल सेम है। अगर इसके अंदर क्या होंगे, इसमें अगर टेस्टिस प्रेजेंट थी तो इसमें क्या होंगी, ओवरी। ओवरी क्या बच्चे, एक आर्गन है और क्या प्रोड्यूस करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो एग प्रोड्यूस करेगी तो एग किसके थ्रू जाएगा आगे, यूरिनरी ब्लैडर में किसके थ्रू, जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू जाएगा। एग एक सेपरेट पाथ से जाएगा और जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं और किडनी के अंदर प्रेजेंट हैं, वो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ से आगे यूरेटर में यूरिनल ट्रैक्ट अलग होगा, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करेगा। जेनिटल ट्रैक्ट अलग होगा जो ओवरी से एग को कैरी करके कहाँ लेके जाएगा बच्चे, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो स्पर्म और यूरिन एक ही पाथ से मूव करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के लिए, बट फीमेल के केस में ओवम और जो स्पर्म है वो अलग अलग पाथ से, स्पर्म जो है जेनिटल ट्रैक्ट से मूव करता है और यूरिन जो है यूराइनल ट्रैक्ट से मूव करता है। दो डिफरेंट वेज हैं, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। मेल और फीमेल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन स्टोर करता है कोलेकल एपर्चर से। अब एग भी रिलीज होगा यहाँ से, ठीक है। अब एग, यूरिन और वेस्ट रिलीज होगा कोलेकल एपर्चर से फीमेल के केस में, और मेल के केस में स्पर्म, यूरिन और वेस्ट रिलीज होगा, ठीक है। तो कॉमन ओपनिंग है बच्चे इनकी, तो इसीलिए इसको कोलेकल एपर्चर बोला जाता है, ठीक। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, एक कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, बट मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पाथ याद रखना है स्पर्म का, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो पाथ ऑफ स्पर्म जो है, टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होगा, कहाँ जाएगा, वासा फ्रेंशिया में, और 10 to 15 वासा फ्रेंशिया होंगे। और वासा फ्रेंशिया से स्पर्म कहाँ जाएगा, बिडर केनाल में, और बिडर केनाल से कहाँ जाएगा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, और फिर कहाँ चले जाएगा, कोलेका में। और अब ये कोलेका से बाहर आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो अब ये किस में आ गया स्पर्म, वाटर में। बट आपने फीमेल का पाथ ऑफ ओवा देखना है, ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है, ओवा। तो जेनिटल ट्रैक्ट से जाएगा, है ना, क्योंकि यूरिन का यूराइनल ट्रैक्ट है, अलग पाथ है फीमेल में, किसके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूरिन और एग के मूवमेंट के लिए। तो ओवरी से ओवा रिलीज होकर जेनिटल ट्रैक्ट के वाया कहाँ जाएगा, कोलेकल अपर्चर में। और यहाँ पर हमारे पास कोलेकल अपर्चर में ओवा कितने रिलीज करेगी ओवरी, है ना, 2000 to 3000 ओवा रिलीज होंगे, ठीक है। और ये कहाँ रिलीज हो रहे हैं बच्चे, पानी में रिलीज हो रहे हैं। अब पानी में स्पर्म और एग फ्यूज़ होंगे, तो उस फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, क्योंकि एग भी बॉडी से बाहर है, स्पर्म भी बॉडी से बाहर है, ठीक है बेटा। तो अब फर्टिलाइजेशन जब होगी तो क्या बनेगा, फ्रॉग का एक लार्वा बनेगा जिसको हम टैडपोल कहते हैं। और इस टैडपोल में जब टेल डिजेनरेट हो जाती है अडल्ट फ्रॉग में, तो उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, ये कॉन्सेप्ट था रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग का, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं, ऐसे हम देखते हैं बच्चे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम दो टाइप का होगा फ्रॉग के अंदर, एक एंडोक्राइन कंट्रोल और एक न्यूरल कंट्रोल। जो एंडोक्राइन कंट्रोल होता है उसमें हार्मोन इन्फ्लुएंस होता है, मानो पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन रिलीज होंगे, थायराइड ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से, पेनक्रियाज से, टेस्टिस से, ओवरी से। तो ये सब किसको कंट्रोल करेंगे, इसको हम बोलेंगे एंडोक्राइन कंट्रोल। इन हार्मोन्स के द्वारा जो भी इसकी बॉडी के कंट्रोल्स, जो भी इसकी बॉडी के फंक्शंस होंगे, तो उनको हम एंडोक्राइन कंट्रोल कहेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखो जैसे एड्रिनल ग्लैंड, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है, तो एडीएच हार्मोन होगा, उसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होगा। पेनक्रियाज जो भी काम करेगा हार्मोन की हेल्प से, टेस्टिस, ओवरी, तो जो भी एक्शन होगा इसकी बॉडी में हार्मोन्स के थ्रू, तो उसको हम एंडोक्राइन कंट्रोल बोलेंगे। बट न्यूरल कंट्रोल क्या है, न्यूरल कंट्रोल में क्या होता है बच्चे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। यहाँ पर नीट का क्वेश्चन आता है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है फ्रॉग में, 10, और स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 10 पेयर, ठीक है बच्चे। अब देखना, जो ब्रेन है इसका, इसके तीन पार्ट होते हैं ब्रेन के, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हाइड ब्रेन। तो
तो फोरब्रेन के कितने पार्ट हैं? ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डायेंसेफ्लॉन। ठीक है बच्चे, तो अब हम बोल सकते हैं कि फोरब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ओल्फैक्टरी लोब जो होता है सेंस करता है स्मेल को, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है मेमोरी स्टोरेज होती है इसमें, है ना, और डायेंसेफ्लॉन जो होता है इसके पास लर्निंग कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये फंक्शन है इन तीन के, और ये तीन किसके पार्ट हैं? फोरब्रेन के पार्ट। मिड ब्रेन जो होता है बच्चे, इसको हम ऑप्टिक लोब, इसके अंदर क्या आता है? ऑप्टिक लोब होता है, सबसे छोटा दिमाग होता है, और इसमें विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है, वो हियरिंग की हो या देखने की हो, है ना। आइज़ और एयर का जो कंट्रोल होता है वो मिड ब्रेन के पास होता है। फिर उसके बाद आपके पास हाइंड ब्रेन आता है बच्चे। हाइंड ब्रेन एक बैलेंसिंग आर्गन होता है ब्रेन के पास, ठीक है, जो क्या करता है, जिसके दो पार्ट हैं, सेरिब्लम और आपका मेडुला ओब्लॉन्गेटा, ये इसमें आएंगे दो। ठीक है बच्चे, सेरिब्लम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा बॉडी का करता है, जिसको मोटर कंट्रोल भी बोलते हैं। और मेडुला ओब्लॉन्गेटा जो होता है बच्चे, ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है जो सर्कुलेशन, रिस्पिरेशन और डाइजेशन को कंट्रोल करता है। तो मतलब अगर हम देखें तो हाइंड ब्रेन ही पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। फोरामेन मैग्नम जो होता है ये एक ओपनिंग होती है जहाँ से बॉडी का ब्लड ब्रेन में जाता है। ठीक है बेटा, अब सेंस आर्गन हम इसमें देखते हैं। सेंसरी पेपिले फ्रॉग में प्रेजेंट है, जो टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे वो टच फील करता है। फ्रॉग के पास एक सेंसरी पेपिले प्रेजेंट है जिससे वो टच फील करता है। टेस्ट बड होते हैं फ्रॉग में सेंसरी आर्गन, और नेजल एपिथेलियम होते हैं। टेस्ट बड से वो टेस्ट पता करता है, नेजल एपिथेलियम से वो स्मेल सेंस करता है। बट ये तीन के तीन जो इसके सेंस आर्गन है ये लेस डेवलप्ड हैं, लेस डेवलप्ड हैं। आई और टेम्पेनियम एंड इनर एयर जो है बच्चे, आई इज़ फॉर विजन एंड टेम्पेनियम फॉर हेयरिंग एंड बैलेंसिंग आर्गन। ठीक है, तो ये मोस्ट वेल डेवलप्ड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है वेल डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड सेंस आर्गन फ्रॉग के अंदर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉग का। तो हमने फ्रॉग कंप्लीट कर लिया है। आप एक बारी NCERT भी इसकी रीड कर सकते हैं बच्चे, जहाँ पे कोई डाउट आता तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया बच्चे। ठीक, और कॉकरोच हम लोग नेक्स्ट जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, क्योंकि सिलेबस में इंसेक्ट पूछा, स्पेसिफिकली कॉकरोच नहीं पूछा है ना बच्चे। कॉकरोच को हम लोग जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग कॉकरोच को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ सिलेबस में इंसेक्ट दिया तो इंसेक्ट में कॉकरोच आता है, तो मैं थोड़ा सा आपको उसका मॉर्फोलॉजी और थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता दूंगा, बट अभी नहीं। हम लोगों का जब सिलेबस हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसको देखेंगे। अभी हमने सिर्फ इस चैप्टर में फ्रॉग डिस्कस किया है, उसकी मॉर्फोलॉजी हमने देखी है, ठीक है, और उसके बाद उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सभी पार्ट हम लोगों ने नंबर ऑफ़ 3 पार्ट्स में कंप्लीट किए हैं। ठीक है बच्चे, तो सभी बच्चे इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके कंपेंडियम में हैं वो सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसमें से और आप आंसर करेंगे। और क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग वीडियो वॉच करते हैं कि नहीं करते हैं। और हर एक बच्चे की अटेंडेंस होनी चाहिए मुझे यूट्यूब पे, जहाँ पे आप लोग वीडियो वॉच करते हैं। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।